हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। वक्त है कोरोना अपडेट का, यानी कि आपको बताएं कि देश दुनिया का हाल क्या है, प्रदेश में क्या स्थिति है। सबसे पहले दुनिया भर का हाल जान लीजिए। 32,55,242 लोग इस वक्त एक्टिव केस हैं, यानी कि इस वक्त संक्रमित हैं। ठीक हो चुके हैं 35,54,837 लोग। पूरी दुनिया भर में ठीक हो चुके हैं, इस कोरोना की लड़ाई को जीत चुके हैं। और मौत हो चुकी है अब तक लोगों की, वो आंकड़ा यहां देखिए, डराने वाला 4,09,108 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका में इस वक्त जो एक्टिव केस हैं वो हैं 11,40,031। ठीक हो चुके हैं 7,73,505 लोग ठीक हो चुके हैं। और मौत, सबसे भयावह आंकड़ा पूरे दुनिया में मौत का अमेरिका में ही है। 1,13,061 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अगले देश की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्राजील। इस वक्त देखिए यहां स्थिति क्या है। 3,47,973 एक्टिव केस हैं, ठीक हो चुके हैं इससे थोड़े ही कम 3,25,602 लोग। और मौत 37,312 लोगों की हो चुकी है। ब्राजील के बाद आगे बढ़िए, रूस का जिक्र कर लेते हैं। यहां इस वक्त इन्फेक्टेड कितने हैं? 2,36,714 ठीक हो चुके हैं। इससे थोड़े ज्यादा 2,42,397 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा हालांकि अमेरिका और अगर ब्राजील से आप कंपेयर करें तो बहुत कम है, अच्छी बात है। ये 6,142 है। अब आपको हिंदुस्तान में लेकर आते हैं। दुनिया के बाद हिंदुस्तान पे आइए। हिंदुस्तान में इस वक्त क्या स्थिति है? 1,29,917 लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं और ठीक हुए हैं 1,29,215, यानी कि एक्टिव केसेस से बहुत थोड़ा सा फर्क है ठीक होने वालों का। और मौत हुए जो है यहां, वो रूस से आगे चले गए हैं हम। 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो एक्टिव केसेस हैं हिंदुस्तान में वो है महाराष्ट्र में। इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, 44,384 एक्टिव केस हैं, ठीक हो चुके हैं 40,975 और 3,169 लोगों की मौत सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का डेटा हम आपको दिखाएंगे। तमिलनाडु का देख लीजिए पहले डेटा। 15,416 एक्टिव केस हैं, ठीक हो चुके हैं 17,527 और मौत 286 लोगों की हो चुकी है अब तक तमिलनाडु में। गुजरात का देखिए 5,309 एक्टिव केस है, ठीक हुए हैं कितने? 13,956 और मौत का आंकड़ा यहां पहुंचा है 1,280 तक। गुजरात के बाद अगला प्रदेश। अगले प्रदेश की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली देश की राजधानी है। एक्टिव केसेस कितने हैं यहां? 17,712, ठीक हो चुके हैं कितने? 11,357 और मौत 874 लोगों की हो चुकी है। अब हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में इस वक्त क्या स्थिति है, कौन से जगह पर क्या हाल है? सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड गुरुग्राम है और इस वक्त एक्टिव केस है 1,644। ठीक कितने हुए हैं? 579 ठीक हुए हैं और मौत 9 लोगों की गुरुग्राम में अब तक ऑफिशियली हुई है। गुरुग्राम के बाद आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद 604 एक्टिव केस है, ठीक हो गए हैं 196 लोग और मौत यहां 14। सबसे ज्यादा मौत हरियाणा में कहीं हुई है कोरोना की वजह से तो फरीदाबाद में हुई है। फरीदाबाद से आगे बढ़िए, फटाफट ग्राफिक्स आगे बढ़ाइए। सोनीपत देखिए, एक्टिव केस 269, ठीक हुए हैं 164, मौत 3 लोगों की यहां हो चुकी है कोरोना की वजह से। सोनीपत के बाद झज्जर, एक्टिव केस 15, ठीक हो चुके हैं 96 लोग। मौत का मीटर यहां 0 पर है, जो कि अच्छी सुखद बात है, ये डेटा अच्छा है। नूह में भी मौत का डेटा 0 पर है, ठीक हो चुके हैं 73 लोग और एक्टिव केस है इस वक्त
29 लोग एक्टिव हैं इस वक्त, यानी कि 29 लोग संक्रमित हैं इस वक्त। अंबाला में आइए, 40 एक्टिव केस हैं इस वक्त, ठीक हो चुके हैं 53 और मौत 2 लोगों की अंबाला में अब तक कोरोना की वजह से हुई है। पलवल का हाल देख लीजिए, एक्टिव केस 75 है, ठीक हो चुके हैं 54 और मौत का मीटर यहां 0 पर है। सुखद डेटा। पानीपत, मौत 4 हो चुकी है, यहां 56 लोग ठीक हुए हैं और एक्टिव केस 26 इस वक्त संक्रमित हैं पानीपत में। पंचकुला 10 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 26 और मौत यहां किसी की नहीं हुई है कोरोना की वजह से। आगे बढ़िए, पंचकुला के बाद जींद, एक्टिव केस 24, ठीक हो चुके हैं 26, मौत का डेटा है यहां 3, यानी कि 3 लोगों ने अपनी जिंदगी हार गए वो कोरोना की वजह से। करनाल सीएम सिटी है, एक्टिव केस है 62 माफी चाहूंगा, ठीक हुए हैं 41 और मौत यहां 2 लोगों की करनाल में अब तक हो चुकी है कोरोना की वजह से। यमुनानगर, एक्टिव केस 11, ठीक हुए हैं 9, मौत किसी की भी नहीं हुई है यमुनानगर में। सिरसा का हाल देख लीजिए, 19 एक्टिव केस हैं इस वक्त, ठीक हुए हैं 38 और मौत किसी की भी नहीं हुई है सिरसा में। फतेहाबाद 30 एक्टिव केस है, ठीक हुए हैं 15, मौत यहां भी किसी की नहीं हुई है फतेहाबाद में। भिवानी 51 एक्टिव केस हैं, ठीक हो चुके हैं 30 और मौत किसी की भी नहीं हुई है भिवानी में। रोहतक बहुत बुरे हालात हैं, यहां भी एक्टिव केस 92 है, ठीक हो चुके हैं 82 और मौत यहां 3 लोगों की हो चुकी है रोहतक में अब तक। नारनौल का हाल देख लीजिए, एक्टिव केस है 38, ठीक हुए हैं 64, मौत यहां भी कोरोना की वजह से किसी की अब तक नहीं हुई है। अच्छी बात, अच्छी खबर है ये। एक्टिव केस 52, ठीक हो चुके हैं 35 और हिसार में 1 मौत भी हुई है अब तक कोरोना की वजह से। रेवाड़ी का हाल देख लीजिए, 41 एक्टिव केस हैं इस वक्त रेवाड़ी में, ठीक हो चुके हैं 12 लोग और मौत यहां किसी की भी नहीं हुई है रेवाड़ी में। चरखी दादरी 34 एक्टिव केस है, ठीक हुआ है 1 व्यक्ति, मौत यहां किसी की भी चरखी दादरी में नहीं हुई है, यह अच्छी बात है। चरखी दादरी के बाद आगे बढ़िए, कैथल 28 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 17 और मौत यहां कोरोना की वजह से किसी की भी नहीं हुई है। कैथल का यह हाल हमने आपको बताया। अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं, पास ही है, एक्टिव केस 24, ठीक हो चुके हैं 30 और मौत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कोरोना की वजह से अब तक किसी की नहीं है। यह स्थिति इस वक्त पूरे सूबे भर की है और सूबे भर में क्या हालात हैं वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। दुनिया भर में क्या हाल है, हिंदुस्तान में क्या स्थिति है वो भी बताया। अब एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसी डेटा पर बेस्ड एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सभी सरकारें अपने स्तर पर इसे रोकने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कोरोना के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही। देश में कोरोना के मामले 2,66,000 को भी पार कर चुके हैं। देश में रोज करीब 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 2,66,598 पहुंच गई। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो अभी भी देश में कुल 1,29,917 मामले एक्टिव हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 1,29,215 हो गया, तो वहीं मरने वालों का कुल आंकड़ा देश में 7,466 पर पहुंच गया। देश के उन टॉप 5 राज्यों की बात करें जहां कोरोना ने अपने पैर ज्यादा पसारे हुए हैं, इनमें सबसे ऊपर अभी भी महाराष्ट्र ही है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर, गुजरात चौथे नंबर पर, तो राजस्थान अब 5वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गया। राजस्थान की जगह अब उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर आ गया। महाराष्ट्र में कुल 88,528 मामले हैं, 44,384 मामले एक्टिव हैं, 40,975 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 3,169 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कुल 33,229 मामले हैं, 15,416 मामले एक्टिव हैं, 17,527 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 286 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं दिल्ली में कुल 29,943 मामले हैं, 17,712 मामले एक्टिव हैं, 11,357 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 874 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में कुल 20,545 मामले हैं,
5,309 मामले एक्टिव हैं, 13,956 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 1,280 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 10,947 मामले हैं, 4,320 मामले एक्टिव हैं, 6,344 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 2,083 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि हरियाणा के लिए अब एक चिंताजनक खबर है। हरियाणा अभी तक कोरोना के मामलों को लेकर 12वें पायदान पर था, जो अब 11वें पायदान पर आ गया। यानी जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 137 नए मामले सामने आए। कोरोना के कुल 3,237 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इलाज के बाद अब तक 1,713 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी तक कुल 41 मरीजों की जान जा चुकी है। गुरुग्राम 67 मामलों के साथ एक बार फिर प्रदेश में सबसे ऊपर पहुंच चुका है, जबकि फरीदाबाद 41 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। अनलॉक के चलते सभी बॉर्डर खोल दिए गए थे, जिसके बाद से मामलों में तेजी आई है, जिसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो फिर से बॉर्डरों को सील कर दिया जाएगा। वो तो पहले ही संभावित था, इसीलिए मैं बार बार दिल्ली के साथ बॉर्डर ना खोलने की बात कर रहा था। लेकिन जब अब सारा माहौल ये बन गया, जनता चाहने लगी कि सब कुछ खुले, तो सब कुछ खुल गया। अब खुलने से बढ़ेगा भी, और जो बढ़ गया है, अब हम अपनी सारी मशीनरी को गियर अप कर रहे हैं कि बढ़े हुए चैलेंज को स्वीकार करें। हालांकि अब देखना होगा कि कोरोना के इन बढ़ते मामलों पर लगाम कब तक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। डॉक्टर पंकज वत्स पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस गौरव जी, आप सुनाइए, क्या हाल है? मेरा भी हाल बहुत बढ़िया है। चिंतन और चिंता दोनों सता रही है। नहीं, हम लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, तो हम लोगों को तो अब हम कह रहे हैं लोगों को घर पे रहे, तो उन तक न्यूज पहुंचाने की जिम्मेदारी तो है, तो हमें तो ड्यूटी पे आना ही पड़ता है। खैर, एक चीज बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो लोग, वो प्रजाति जो सड़कों पर अभी भी बिना मास्क के घूम रही है, उस प्रजाति के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको कहा, इसीलिए कहा कि चिंता भी है और चिंतन भी कर रहा हूँ जी। चिंता ऐसे प्रजाति के लोगों के प्रति चिंता हो रही है कि जो जानबूझकर खौफ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, वो मेरे ख्याल में कोरोना के आक्रांता से, कोरोना के कष्टों से टोटली अनभिज्ञ हैं, या ना जाने क्या उनकी मजबूरी है कि वो कोरोना से बिल्कुल निश्चिंत होकर बगैर मास्क लगाए हुए, बगैर किसी चीज़ का ध्यान रखे हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। उनके बारे में चिंतित हूँ। और चिंतन ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद अब जो ये खोल दिए गए हैं सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मॉल अभी खुल जाएंगे, पिक्चर हॉल्स और बाकी, तो चिंतन ये है कि जो हमारी संख्या है, ये जो मैंने कहा था कि 2 लाख हो जाएंगे 30 मई तक, उसके बाद कहा था कि बढ़ते चले जाएंगे, और मैंने ये भी कहा था कि इस महीने के अंत तक हो सकता है हम अमेरिका के बराबरी कर लें। तो ये इसके बारे में थोड़ा चिंतन भी करता रहता हूँ कि कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्या संभव है, क्योंकि जब आवागमन शुरू हो गया है, कोरोना का कैरियर, उसके मूवमेंट्स बढ़ गए हैं। कोरोना कैरियर क्या है? ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और इंसान के मूवमेंट्स को हमने फ्रीडम दे दी है। इसका मतलब हमने कोरोना को इधर से उधर आने जाने की पूरी फ्रीडम हमने दे दी है। तो ऐसी फ्रीडम में करते करते कैसे हम पार पाएंगे इस कोरोना से, ये इस बारे में चिंतन करता रहता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये जो रैपिड टेस्ट है, बीच में तो इसको बैन कर दिया गया था कि इसकी एक्यूरेसी नहीं है जी, क्या इसको फिर से परमिशन मिल गई रैपिड टेस्ट को, और अब इसकी एक्यूरेसी कितनी है? देखिए, रैपिड टेस्ट में उनके कहने का मतलब यह है कि जब हम दूसरा टेस्ट करते थे, उस टेस्ट में समय लगने लगा था। जो हमारी कैपेसिटी थी, जितनी कैपेसिटी थी, उससे कहीं जाके पीसीआर वाला जो टेस्ट था वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो अब वो मजबूरी हो गई, टेस्ट करने के 2-2, 4-4, 5-5 दिन में भी रिपोर्ट नहीं आती थी, बल्कि नीचे मैसेज देना पड़ता था कि आप सैंपल कम भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस कारण से टेस्टिंग भी रुक रही थी। तो हो सकता है उस मजबूरी के कारण जो है
उन्होंने कहा कि चलो जब तक ये टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तो पहले आप रैपिड टेस्ट करके देख लीजिएगा, और जहां पे रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है फिर उन्हीं को आप पीसीआर टेस्ट के लिए भेजिएगा। तो ऐसी कुछ व्यवस्था इन कारणों से की गई है क्योंकि संख्या एकदम से ज्यादा बढ़ती जा रही है और हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो अभी उतनी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। अभी गुड़गांव में आरंभ करने की कोशिश की जा रही है, 1-2 दिन का ट्रायल पीरियड चल रहा है। अब शायद गुड़गांव में भी टेस्टिंग होगी, इसलिए अलग अलग जगह पे टेस्टिंग करने के प्रयास हो रहे हैं, पर क्योंकि संख्या एकदम से बढ़ गई है इस कारण से ये रैपिड टेस्ट को दोबारा करना पड़ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है कि आप रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फिल्टर के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट कितना एक्यूरेट है, उसमें चांसेस कितने हैं कि गलती रह जाए? क्योंकि पहले जब रिजेक्ट हुआ था तो बहुत थोड़ा सा 2-4%, 5% की एक्यूरेसी बताई गई थी। अभी क्या अचानक से रैपिड टेस्ट बहुत अच्छा हो गया? नहीं, एक्चुअली ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रैपिड टेस्ट की रिलायबिलिटी कितनी है, क्योंकि इस समय ना समय है इसको जांच करने का और पूरी तरीके से इसको समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है कि भाई इसकी क्या कितने % ठीक डाटा इसका दे पा रहा है। तो ये तो बड़ा अपने आप में बहुत काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि पहले आप टेस्ट करने का मतलब तो ये है कि आप पहले आप रैपिड टेस्ट कीजिएगा और सेम सैंपल, सेम समय पे लिए गए सैंपल, उसी समय पे लिए गए सैंपल को अगर आप पीसीआर टेस्ट अगर से करेंगे, पुणे से कराएंगे, तो उसके बाद आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि भाई ये कितने % ठीक है और कितने % ठीक नहीं है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप रैपिड टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद पीसीआर टेस्ट आप दोबारा लेंगे उस बंदे का, तो तब तक उसकी क्या स्थिति रहेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसको कोई सही तरीके से अगर इसकी जांच की जाए तभी इसका फायदा है ये जांच करने का कि भी रैपिड टेस्ट कितना सफल है और कितना असफल है। ठीक है, लेकिन ये सर चांसेस कितना बढ़ा देता है, खतरा कितना बढ़ा देता है कि मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव है और रैपिड टेस्ट में वो पकड़ा नहीं गया अगर, तो वो तो घूमता रहेगा ये कहते हुए कि मेरा तो नेगेटिव आ गया जी रिजल्ट। हाँ, ये दोनों ही तरह से दिक्कत है। अगर मान लो जिसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो भी बेचारा बहुत मानसिक प्रताड़ना से गुजरेगा, और अगर मान लो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है और लोगों को संक्रमित करने के लिए इधर उधर घूमेगा, फ्रीली घूमेगा कि अब तो मुझे है ही नहीं। तो ये वास्तव में बहुत टफ स्थिति है इस समय देश के सामने कि आप ये भी नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जिस चीज से आप टेस्ट कर रहे हैं वो कितनी % एफिकेसी उसकी है। ये वास्तव में बहुत ही, मैंने कहा था ना अभी, चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। ठीक है, तो सर एक चीज और बताइए कि ये सवाल ऐसे हैं जो अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ, जो लगभग मैं हर रोज पूछता हूँ, इस उम्मीद में कि 2-4 लोग ही सही कम से कम इसको अगर सुन के, बहुत सारे दर्शकों में 2-4 लोग भी अगर इसको फॉलो करने लग जाएं तो समाज में कुछ तो भला होगा। घर से बाहर निकले तो क्या करें? देखो, मैं गौरव जी, एक सबसे बड़ी चीज जो मैं बार बार देखता हूँ आपके टीवी के चैनल के माध्यम से भी, प्रोग्राम में भी देखता हूँ, बाकी इधर उधर कभी आने जाने का मौका कभी मिलता है, बाकी मैं देखता हूँ गली में जो लोग आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मास्क लगा रहे हैं वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। अधिकतर लोग जो है वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं लेकिन नाक पर नहीं ढक रहे हैं, केवल मुंह को ढककर या दाढ़ी पे लगा के या गले में डाल के उनको लगता है कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन कर ली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस आप नाक से भी लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं, दोनों जगह से, इसलिए दोनों का ढका जाना ही बहुत जरूरी है। ये फैलता तो आंखों के थ्रू भी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं फैलता है और आंखों को ढकना संभव ही नहीं है, लेकिन नाक तक तो आप आराम से इसको ढक सकते हैं। तो ये आप नियम बनाएं कि नाक तक ढका हुआ जरूर रखें, मास्क को इस तरीके से करें ताकि वो मास्क मुंह पर टाइट होकर बंद हो और हवा मास्क के अंदर आए, साइडों से नहीं आए। जहां वो खुला रहेगा, मान लो प्रॉपर तरीके से आपने बांध के नहीं रखा तो उधर से जो हवा आएगी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, यानी हवा जो आए वो मास्क में से गुजरते हुए आपके नाक और मुंह तक पहुंचे। इस चीज का विशेष ख्याल करने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपने अंगोछा लिया, उसी से आपने पसीना पूछा, उसी से आपने नाक को पूछा,
और उसके बाद फिर आपने कंधे पे रख लिया, दोबारा किया तो फिर आपने दोबारा लगा लिया। अब ये मालूम ही नहीं है कि वायरस कौन सी साइड में था और कौन सी साइड में नहीं है। ये गमछे या होममेड मास्क या बाकी सब चीजें आपको इसलिए परमिशन दी गई थी ताकि कालाबाजारी से बचा जा सके और लोग ज्यादा खर्चा ना करें, घर में बने हुए मास्कों का इस्तेमाल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप लापरवाही करें। आप जो हैंड मास्क है उनको भी आप ज्यादा संख्या में अपने पास रखें, 2, 4, 5 घंटे के बाद उसको बदल दें और उसके बाद उसको धोने के स्थान पर रखें। इस तरीके से रखें कि आप उसको कहीं टेबल पे छोड़ना या आप खाने की मेज पर छोड़ देते हैं। कई बार किचन में गए, आप बाहर गए और वापस आके किचन में आपने रख दिया, या जिस कुर्सी पर आप बैठते उठते हैं उस पर आपने रख दिया, तो इससे वो जो वायरस था जो आपके उस समय तो आपने बचाव कर लिया, लेकिन उस वायरस को आपने अपने ही घर में किसी दूसरे स्थान पर लाकर पटक दिया जो आपको बाद में तंग करने वाला है। इसलिए आप ये बात मान के चले, चाहे वो गमछा है, चाहे वो रुमाल है, चाहे वो हैंडमेड मास्क है या दूसरा मास्क है, आप 4-5 घंटे से ज्यादा उसका उपयोग ना करें, उसको बदलिएगा और उसको धोने में तुरंत डालिएगा। आप बाकी कपड़ों के साथ उसको नहीं धोएंगे। मास्क धोने के लिए आपको अलग से ही व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां का वायरस किसी दूसरे कपड़ों में या दूसरे माध्यम से आप तक ना पहुंच पाए। ठीक है, ये आपको मास्क के बारे में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि हम बाहर से सामान ला रहे हैं आजकल, और ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं उस पैकेट को, उस सब्जी को पहले कुछ देर के लिए बाहर पड़े रहने दीजिए किसी सरफेस पे, और हो सकता है तो 1 दिन पड़े रहने दीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल करिए, वो भी अच्छे से धो के। तो क्या उसको, क्योंकि हर किसी के पास बहुत बड़ा घर हो, बालकनी हो अलग से, ये ज़रूरी नहीं है, कई लोग, ज़्यादातर लोगों के पास 1 कमरे 2 कमरे का घर होता है, तो हम बाहर से कोई पैकेट लेकर आए, उसको कमरे में कहीं रख दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोरोना वहाँ से उतर के चल के घर में घूमने लग जाएगा, फर्श पे फैल जाएगा या बाकी चीज़ों तक आ जाएगा? देखिए, वो कोरोना नहीं चलता है, कोरोना को हम चलाते हैं। अब आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा ये कि जब बाहर से कोई सामान आता है तो उसका क्या करें। उसका बेस्ट तरीका ये है कि जैसे ही सामान आता है उस सामान को आप उस पैकेट में से निकाल लीजिएगा, उस पैकेट को आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा। और जब आप निकालें तो ये विशेष ध्यान रखें कि आप उनको इस तरीके से कोशिश करें कि आपके सामान पर हाथ ना डले। आपने पैकेट को खोला और उसका सीधे आपको उस जगह पे आपने उसको पटक डाल दिया दूसरे किसी स्थान पे, फिर आपने पैकेट को डिस्पोज ऑफ किया, हैंड वॉश किए और फिर उस सामान को आपने उपयोग करने के लिए जो भी आपने काम करना उस चीज में करिएगा। आप रखिएगा, 6 घंटे रखिए, 4 घंटे रखिएगा, लेकिन जो बाहर का पैकेट है जो सीधे सीधे टच में रहा है उसको आप वहीं पे बाहर ही उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, सामान को उसमें से बाहर निकाल लीजिएगा। जैसे इवन आप फल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, पॉलीथीन की थैलियों में अभी भी चल रहा है, उसमें आता है, तो आप उसमें से सामान को बाल्टी में जहां पे आप वॉश कर रहे हैं उसमें शिफ्ट कर दीजिएगा और उस पॉलीथीन को डिस्पोज ऑफ करके हैंड वॉश करके फिर दोबारा आप अपने जो सामान है सब्जी उसको धोने की व्यवस्था कीजिएगा। तो ये आप उसको बाहर की बाहर डिस्पोज ऑफ करना बेस्ट रहेगा। सामान इधर रखेंगे बाकी रखेंगे तो अलग अलग रिपोर्टें हैं। कोई कहता है कि प्लास्टिक का सामान है तो उसमें 2 दिन तक वायरस रहता है, कोई लकड़ी का सामान है तो किसी में इतना वायरस रहता है, तो आप उसी तरफ ध्यान ही मत दीजिएगा। आप जैसे सामान आता है उसको आप अपने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कीजिएगा एंड वो क्लीन रखते हुए उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, डस्टबिन में बाहर जो उसका आवरण है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने कोरोना को लेकर साझा की। कोरोना अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।